हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। आज के वीडियो में हम कक्षा चौथी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 23 डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ को समझेंगे, उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तर पर भी ध्यान देंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए इतने सारे आविष्कार किए हैं जिससे आज हम अनेक कठिन कार्यों को भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं। पहले का मानव जीवन इतना सरल और सुविधायुक्त नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे कठिन कार्य ऐसे होते थे जो मशीनों के द्वारा संभव हो पाते हैं, हाथ से करना जो सरल नहीं होता है। लेकिन आज ऐसे कठिन कार्य कर पाना संभव हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण आविष्कार किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अलौकिक आविष्कारों और अनुसंधानों से संसार को चमत्कृत किया है। डॉक्टर रमन, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की खोजों की ही तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ। वृक्षों में भी जीवन होता है, यह तथ्य डॉक्टर बोस ने दुनिया को बताया। पेड़ पौधे मानव की तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, उन पर भी सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। तोड़ने या काटने पर उन्हें भी पीड़ा होती है। तो ये सारी बातें किसने बताया? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने। इस पाठ में हम डॉक्टर बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में पढ़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था, मतलब संध्या बेला आ चुकी थी। चिड़िया चहकती हुई अपने अपने घोंसलों में लौट रही थी। ठंडक बढ़ती जा रही थी। शाम के समय चिड़िया अपने अपने घोंसलों में लौट आती है और थोड़ा ठंडक मौसम में आ जाती है। गरम स्वेटर, मोजे, हाफ पैंट पहने, हाथ में एक बेत लिए विक्की अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। तो विक्की नाम का एक बालक है इस कहानी में, जो गरम स्वेटर, मोजा आदि पहनकर अपने बगीचे में टहल रहा था। उसके हाथ में एक बेत भी था। वह कभी किसी पेड़ पर अपना बेत जमा देता तो कभी किसी फूलदार पौधे को झकझोर देता। तो वह जो बालक था विकी, वह अपने बेत से, जो लकड़ी का बेत था, उससे कभी किसी पौधे को तो कभी किसी पेड़ को चोट पहुंचाता था, झकझोर देता था। उसके दादाजी बरामदे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे। उनकी दृष्टि विक्की की ओर ही थी। उसे पेड़ पौधों में उलझा देखकर वे बोले, विक्की अब इधर आ जाओ, पौधों को मत छेड़ो, यह उनके आराम करने का समय है। तब विक्की के दादाजी ने कहा कि तुम पेड़ पौधों में मत उलझो, घर आ जाओ, पेड़ पौधों को मत छेड़ो, यह समय उनके आराम करने का समय है। विक्की ने कहा, वाह दादाजी, आपने खूब कहा, मानो पेड़ पौधे भी सचमुच आराम करते हैं, सोते हैं। हाँ, वे सचमुच आराम करते हैं, रात को सोते भी हैं और प्रातः जाग जाते हैं। दादाजी ने विक्की को समझाया। दादाजी ने बताया कि पेड़ पौधे भी आराम करते हैं, सोते हैं और जागते हैं। दादाजी, यह आपने नई बात बताई। भला पेड़ पौधे भी कहीं सोते हैं? आपने कैसे जाना कि पेड़ पौधे सोते हैं? वे तो रात को भी हिलते डुलते रहते हैं। सोने वाला आदमी तो हिलता डुलता नहीं है। अच्छा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, दादाजी ने विक्की से कहा। जब विक्की ने ऐसा कहा कि पेड़ पौधे भी भला सोते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सोता है वह तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे तो हिलते डुलते हैं,
तब विक्की के दादा ने कहा कि मैं तुम्हें इसके संबंध में एक कहानी सुनाता हूँ। विक्की को कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह तुरंत आकर दादाजी की गोद में बैठ गया। अब सुनाइए कहानी, वह दादाजी से बोला। तो दादाजी ने चाय का प्याला रख दिया। वे एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए कहानी कहने लगे। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था। तब बांग्लादेश भी भारत का भाग हुआ करता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो पहले जब पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि भारत से विभाजित नहीं हुए थे, उस समय हमारा देश भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। और उस समय बांग्लादेश की राजधानी, अभी जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश तब भारत का ही हिस्सा था जब जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ढाका के पास एक गांव है राढ़ीवाल। वहाँ एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। तो जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, अलग नहीं हुआ था भारत से, उस समय डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था ढाका के पास एक गांव में। जगदीश चंद्र पाठशाला में किसानों के बच्चे खेतीबाड़ी और पेड़ पौधों के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। अब बचपन से ही जगदीश चंद्र बोस की रुचि पेड़ पौधों में हो गई थी। बचपन में जगदीश ने देखा कि छुई मुई नाम के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद वे पुनः खिल जाती है। सूरजमुखी नाम के पौधे के फूल का मुंह सदैव सूरज के सामने होता है। अब बचपन में जगदीश ने देखा कि एक पौधा है छुई मुई नाम का, वो हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? और थोड़ी देर बाद वह पौधा पुनः खिल जाती है। और सूरजमुखी नाम के पौधे का फूल हमेशा सूरज की दिशा की ओर क्यों होता है? उसका मुख जो है, सूरजमुखी फूल का जो मुख होता है वो सदैव सूरज के सामने ही क्यों होता है? तो इस बालक ने बड़े होकर पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते और जागते हैं। तब जगदीश चंद्र बोस ने अपने पेड़ पौधों में दिलचस्पी के कारण पेड़ पौधों पर अनेक प्रयोग किए और प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते और जागते हैं। उन्हें भी भोजन और पानी चाहिए। वे भी सुखी और दुखी होते हैं, वे भी रोते हैं। दादाजी, आप तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में पूरी बातें बताइए, विक्की ने मचलते हुए कहा। अच्छा तो सुनो, जगदीश चंद्र बहुत छोटे थे तो रोते बहुत थे, तुम्हारी तरह, दादाजी ने हंसते हुए कहा। मैं कहाँ रोता हूँ, विक्की बोला। दादाजी विक्की को जगदीश चंद्र के बारे में कथा सुनाने लगे। तुम्हें क्या पता, तुम तो तब बहुत छोटे थे। खैर, उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। जब जगदीश चंद्र बोस बालक थे, बहुत छोटे थे, तब वे बहुत रोते थे। तब उनको चुप कराने के लिए उनके माता पिता ने एक तरकीब सोची। वह तरकीब क्या थी? रात में जैसे ही वे रोना शुरू करते, वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। तो जैसे ही जगदीश रोना शुरू करते थे, वैसे ही उनके माता पिता ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा देते थे, जिसे सुनकर जगदीश रोना बंद कर देता था और सो जाता था। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। पाठशाला के आसपास बहुत पेड़ पौधे थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर जगदीश को आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया और वे पढ़ने में बहुत होशियार थे, जैसे तुम हो। विक्की यह सुनकर बहुत खुश हो गया। फिर क्या हुआ, उसने पूछा। तो बालक जगदीश जो है पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए और वे बचपन से ही बहुत होशियार थे। जब कोलकाता में उसकी पढ़ाई पूरी कर ली, उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ पढ़ते हुए उसका संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। इंग्लैंड में जगदीश चंद्र का संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से
हुआ, उनकी भेंट हुई वैज्ञानिकों से। फिर क्या वे वहीं रहने लगे? विक्की ने पूछा। तो नहीं, वहाँ की पढ़ाई पूरी करके वे वापस कोलकाता आ गए और वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। अब इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके जगदीश चंद्र वापस आ गए कोलकाता में और वहाँ पर वे प्रोफेसर बन गए प्रेसिडेंसी कॉलेज में। बड़ी कक्षाओं को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। जगदीश चंद्र अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वे गलत काम करते भी नहीं थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। उस समय अपने देश पर अंग्रेजों का राज था, तो भारत उस समय आज़ाद हुआ नहीं था। तो उस समय जगदीश चंद्र बोस कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का था। अब जिस कॉलेज में जगदीश चंद्र प्रोफेसर बने थे वो कॉलेज भी अंग्रेज़ों का था। उन्होंने यहाँ प्रोफेसरों के लिए 2 नियम बना रखे थे। अंग्रेज प्रोफेसरों को वेतन अधिक दिया जाता था, लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। अब वहाँ पर भेदभाव किया जाता था कॉलेज में। जो अंग्रेज प्रोफेसर होते थे उनको अधिक तनख्वाह मिलता था और जो भारतीय प्रोफेसर होते थे उनको कम तनख्वाह दिया जाता था। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। तो जगदीश चंद्र को ये बात पसंद नहीं आई और वे बिना वेतन के ही बहुत साल तक ईमानदारी से अपना काम करते रहे, जिससे कॉलेज वालों को उनके सामने झुकना पड़ा। दादाजी, आपने यह तो बताया ही नहीं कि उन्होंने पेड़ पौधों पर क्या प्रयोग किए? विक्की ने पूछा। अब दादाजी से विक्की ने कहा कि उनके प्रयोग बताइए जो उन्होंने पेड़ पौधों पर किए। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पेड़ पौधों के जीवन के अध्ययन पर लगा दिया। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना चाहिए, वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। उन पर भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। तो जगदीश चंद्र ने यह सिद्ध किया कि पौधों में जीवन होता है, उन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। गर्मी सर्दी का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। उनको भी भोजन चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और इंसान और पशु पक्षियों की तरह वे भी मरते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजें संसार भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोज पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब कुछ लोग उनकी इस खोज पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे होता है, पौधों में कहाँ से इंसानों जैसा जीवन होगा। तो उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहाँ अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, जहर खाने से आदमी मर जाता है। यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा। तो जब उन्हें सिद्ध करने के लिए फ्रांस बुलाया गया कि पौधों में जीवन होता है, उन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है, वे भी मरते हैं, तो इसको सिद्ध करके बताओ अपने प्रयोग के द्वारा। तो जगदीश चंद्र ने बताया कि जहर खाने से आदमी मर जाता है। यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा। यह इस बात को सिद्ध करता है कि उनमें भी जीवन होता है। तुरंत इस बात को सिद्ध करने के लिए वहाँ जहर मंगाया गया। वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को तो अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल सकेगा। यह कहकर उन्होंने बचा जहर स्वयं पी लिया। सचमुच उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह जहर था ही नहीं। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। वे सब बहुत लज्जित हुए। अब उनका जो है ये बात कि पेड़ पौधों पर जीवन होता है, ये बात सिद्ध न हो सके, इसके लिए यूरोप के वैज्ञानिकों ने षड्यंत्र रचा था और वहाँ पर जहर के बदले सामान्य लिक्विड रख दिया था। तो उसे पौधों पर जब डाला गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो जहर नहीं था। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जिसे जहर समझकर वहाँ रखा गया था उसे भी पी लिया और पीकर ये प्रमाणित कर दिया कि वह
जो लिक्विड रखा है वो जहर नहीं है। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जो थे वो सही अर्थों में एक महान वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। बसु विज्ञान मंदिर नामक संस्था को स्थापित किया जगदीश चंद्र बोस ने। उन्होंने अपने प्रयोग से अपने देश का नाम रोशन किया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। हाँ दादाजी, अब मैं जान गया। अब मैं किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब विक्की को ये बात समझ में आ गया था कि वे जो सोच रहे थे कि पेड़ पौधे को सुख दुख का एहसास नहीं होता और वे रोज़ पेड़ पौधों को चोट पहुंचाते थे अपने बेत से, तो उन्होंने अब कहा कि मैं अब किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है। तो इस तरह से आप लोग भी समझ गए होंगे कि हमें भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वे हमारे पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, वे हमारे मित्र होते हैं। अब इसके आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। जमा देना माने व्यवस्थित करना, प्रारंभिक माने शुरू का या सबसे पहला, संपर्क माने मेल मिलाप, वेतन माने तनख्वाह, सदैव माने हमेशा, वायु माने हवा, टीचर माने शिक्षक। इसके आगे नीचा दिखाना माने लज्जित करना, नाम रोशन करना माने प्रसिद्ध करना, स्थापना माने खड़ा करना, जमाना नया कार्य प्रारंभ करना, प्रोफेसर माने कॉलेज में पढ़ाने वाला अनुभवी शिक्षक, वैज्ञानिक माने विज्ञान का ज्ञान रखने वाला। इसके आगे कुछ टिप्पणी दी गई है बांग्लादेश के बारे में कि 15 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान पूर्व में बंगाल का क्षेत्र और उत्तर में पंजाब का क्षेत्र काटकर बना। जब वहां अगले चुनाव हुए तो पूर्वी बंगाल के श्री मुजीबुर रहमान बहुमत से जीते, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। इस पर वहां ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। भारत ने भी उन्हें सहायता दी। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग हो गया और उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। अब वह अलग स्वतंत्र राष्ट्र है। अब बांग्लादेश अलग से स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। पहले भारत जो है पाकिस्तान में विभाजित हुआ था, लेकिन जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता था उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने उस समय फिर अलग से राष्ट्र की मांग की और विद्रोह प्रारंभ हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसे पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब छुई मुई के बारे में जानें कि ये क्या है। छुई मुई एक झाड़ीनुमा पौधा है। इस पौधे की विशेषता यह है कि इसकी पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर बाद पूर्व की भांति खिल जाती है। छुई मुई पौधा ही उसका छुई मुई नाम ही इसलिए पड़ा है कि उसे छूते ही वह सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। ग्रामोफोन क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिससे रिकॉर्ड बजाया जाता है, गाने सुने जाते हैं। पेरिस यूरोप में फ्रांस नाम का एक प्रसिद्ध देश है और पेरिस उसकी राजधानी है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। आगे देखते हैं प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न पहला है, सूरजमुखी की क्या विशेषता है? तो आपने अभी भी पाठ में पढ़ा भी है, आपने देखा भी होगा फूल को। तो बता सकते हैं कि सूरजमुखी की विशेषता है कि जिस दिशा में सूरज रहता है उसी दिशा की ओर सूरजमुखी फूल का मुख रहता है। प्रश्न 2 है, बालक जगदीश को रोने से चुप कराने के लिए उनके माता पिता ने क्या तरकीब निकाली? तो बालक जगदीश के माता पिता ने यह तरकीब निकाली कि जब भी बालक जगदीश रोना शुरू करते वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक का रोना बंद हो जाता था। प्रश्न 3 है, जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। प्रश्न 4 है, जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। इस कथन को तुम उनके जीवन के किस प्रसंग से सिद्ध करोगे? तो जगदीश चंद्र बोस
जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे वह अंग्रेज़ों का था। वहाँ अंग्रेज़ प्रोफेसरों को अधिक वेतन दिया जाता था। इसका बोस ने विरोध किया और कई वर्षों तक बिना वेतन के ईमानदारी के साथ अपना काम किया और अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा और उन्हें पूरे दिनों का वेतन मिला। इस प्रसंग से लगता है कि जगदीश चंद्र बोस बड़े स्वाभिमानी थे। आगे देखें, नीचे लिखे कथनों में से सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखो। क है जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में नहीं हुई थी, इसलिए ये वाक्य असत्य है। ख है जगदीश चंद्र बोस का जन्म कोलकाता के पास एक गांव में हुआ था, ये भी असत्य है। उनका जन्म ढाका के पास हुआ था। ग है बचपन से ही जीव जंतुओं में जगदीश चंद्र बोस की रुचि थी, ये भी असत्य है क्योंकि उनकी रुचि पेड़ पौधों में थी। घ है जगदीश चंद्र बोस एक स्वाभिमानी वैज्ञानिक थे, ये सत्य है। अंगा है फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जगदीश चंद्र बोस को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, ये वाक्य भी सत्य है। आगे का प्रश्न देखें, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार लिखो। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं जो कहानी के क्रम में नहीं है, तो इसे आपको सही क्रम में जमाना है। पहले क्रम में आएगा, पहले नंबर पे जगदीश चंद्र बोस की प्राथमिक शाला के आसपास बहुत से पेड़ पौधे थे। दूसरे क्रम में आएगा जगदीश चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर बने। तीसरे क्रम में आएगा डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को पेरिस में वहाँ के वैज्ञानिकों ने नीचा दिखाने का प्रयास किया। और चौथे नंबर पर लिखेंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इस तरह से क्रम से आप वाक्य को जमा कर लिखेंगे। प्रश्न 7 है, किसी पौधे को यदि पानी न दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे को पानी न दे तो पौधा सूखकर कुछ दिनों में मर जाएगा। प्रश्न 8 है, किसी पौधे को उखाड़ देने पर वह क्यों मुरझा जाता है। क्योंकि पौधे को उखाड़ने पर जड़ मिट्टी से अलग हो जाती है और उसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह मुरझा जाता है। अब आगे देखते हैं, इन वाक्यों को पढ़ो। यह आपने नई बात बताई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे। नई बात और खूब पेड़ पौधे में नई और खूब क्रमशः बात और पेड़ पौधे की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न 1 देखें, नीचे लिखे चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। हलवा की विशेषता है मीठा, मीठा हलवा होता है। पेड़ की विशेषता ऊंचा, ऊंचा पेड़ है। नमक की विशेषता क्या है, शुद्ध है, शुद्ध नमक है। चींटी की विशेषता है कि वह लाल है, लाल चींटी है। पत्थर की विशेषता चमकीला, चमकीला पत्थर है। कुर्ते की विशेषता बताई गई कि वह साफ है, साफ कुर्ता। चश्मा का विशेषता है रंगीन, रंगीन चश्मा। और झंडे की विशेषता तिरंगा झंडा, 3 रंगों वाला झंडा। तो इस तरह से आप विशेषण लिख सकते हैं। आगे देखें, पढ़ना पढ़ाई, खोजना खोज, झुकना झुकाव। पढ़ना खोजना झुकना क्रियाएं हैं, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। पढ़ाई, खोज और झुकाव। पढ़ना खोजना झुकना का भाववाचक संज्ञा बनाया गया है पढ़ाई, खोज और झुकाव। इसी तरह आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाओ। हंसना का भाववाचक संज्ञा हो गया हंसी, बोलना का बोली, चलना का चाल, कूदना का कूद और लिखना का लिखाई, ये भाववाचक संज्ञा है। आगे प्रश्न देखें, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखो। विज्ञान, विज्ञानिक, देहांत, प्रारंभिक, परिणाम, सूरजमुखी, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको शुद्ध करना है। इस तरह से विज्ञान, वैज्ञानिक, देहांत, प्रारंभिक, परिणाम, सूरजमुखी, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, अब इन शब्दों को दूसरे प्रकार से लिखो। विरुद्ध, विद्यालय, सिद्धांत और विद्वान और चिन्ह को दूसरे प्रकार से इस प्रकार लिख सकते हैं। विरुद्ध, विद्यालय, सिद्धांत, विद्वान, चिन्ह, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
प्रश्न 5 है, धोखा शब्द में बात जोड़कर धोखेबाज शब्द बना है। नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्दों में दिए गए शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। लकड़ी शब्द में हारा प्रत्यय लग के लकड़हारा बन गया। भारत में ई प्रत्यय लगाकर भारतीय बना। प्रारंभ में एक प्रत्यय लगाएंगे तो प्रारंभिक हो गया। ईमान में दार प्रत्यय लगाएंगे तो ईमानदार बन गया। घूमना में अक्कड़ प्रत्यय लग के घुमक्कड़ बन गया। तो इन सब का वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, लकड़हारा शब्द का वाक्य प्रयोग, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। भारतीय शब्द का वाक्य प्रयोग, हम भारतीय हैं। प्रारंभिक शब्द का वाक्य प्रयोग, प्रारंभिक काल में मानव गुफा में रहते थे। ईमानदार शब्द का, ईमानदार व्यक्ति पर सभी भरोसा करते हैं। और घुमक्कड़ शब्द का वाक्य प्रयोग, घुमक्कड़ प्रकृति के लोग एक जगह पर नहीं रह सकते। तो इस तरह से आप भी नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपने ये पाठ समझ लिया। जगदीश चंद्र बोस जो वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक, तो उनके बारे में भी आप जान गए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।